हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया। अपने फॉरेन पॉलिसी यूएसए की देख चुके हैं, इंडिया की देख चुके हैं, आज की वीडियो में रशिया की है। उसके बाद अपने आने वाली वीडियोस में चाइना और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया। तो मैंने आपको कुछ वैसे की पॉइंट्स बताए थे कि किसी की भी फॉरेन पॉलिसी अगर आपको पढ़नी हो, अगर मान लो आपने उसकी फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ी है और आपके एग्जाम में उसी की फॉरेन पॉलिसी आ गई, जैसे मान लो आप रशिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं पढ़ के गए हो लेकिन आपने यूएसए और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सभी की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है, आप लिख सकते हो। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है उनको बचाने का प्रयास करेगी कंट्री, वो आप लिख सकते हो। जो नए इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे हेल्थ एपिडेमिक्स हो, इनके रिगार्डिंग काम करेगी कंट्री, ये आप लिख सकती हो। नेशनल सिक्योरिटी यानी कि अपने देश को प्रोटेक्शन देना, ये सभी कंट्री की जिम्मेदारी होती है, ये आप लिखोगे। तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं और एक आप लिखोगे एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट में कंट्री स्टेप लेगी। इवन आप पाकिस्तान के लिए भी ये लिख सकते हो। हालांकि पाकिस्तान में तो आपको पता है टेररिस्ट का एक अड्डा माना जाता है, पाकिस्तान तो है ही खुद टेररिस्ट का भरा हुआ, लेकिन फिर भी अपने वहाँ की अगर फॉरेन पॉलिसी आपको आ जाए एग्जाम में और आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। कुछ की पॉइंट सभी में सेम कर सकते हो ना, तो ये बातें होती है सेम लिखने को। बाकी आप प्रयास करो कि सारों की जितने भी आपके सिलेबस में उनकी फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से कवर करो। तो शुरुआत करते हैं रशिया की फॉरेन पॉलिसी की। तो सबसे पहली बात क्या कि ग्रेट पावर स्टेटस, सबसे अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात भी है इसकी फॉरेन पॉलिसी की कि भाई जो वेस्टर्न डोमिनेंस है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डोमिनेंस है, जिसमें यूएसए आता है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ आती है, अगर उनको कोई काउंटर कर रहा है ना तो वो रशिया है, सबसे बड़ी पावरफुल कंट्रीज़। और ये आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम से ही यहाँ पे इन दोनों के बीच में टेंशन शुरू हुई थी, तो वहाँ से ये चलती जा रही है ना। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने जिसमें मैं यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप को अपने साथ में मिला के नाटो एक ग्रुप बनाया जिसको मिलिट्री अलायंस बोलते हैं 1949 में, और कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को जोड़ने चाहता था। तो सेम 1955 के अंदर रशिया ने, यानी कि उस टाइम में सोवियत यूनियन उसका नाम था, तो उसने क्या करा भाई, वॉर्सो पैक्ट बना लिया उसको काउंटर करने के लिए। तो सबसे बड़ा इसका एक है कि ये पावर स्टेटस दिखाना चाहता है, ये चाहता है कि जो यूरोपियन पावर है उसको काउंटर करने के लिए प्रयास करता है। इसलिए इसने अपने आप को ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ को अपने साथ में जोड़ा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपने साथ में जोड़ा, कुछ और जो कंट्रीज़ है उनको अपने साथ में मिला के को काउंटर करने का प्रयास करता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी मेन बात है। दूसरी भाई सबसे बड़ा अगर इसकी फॉरेन पॉलिसी की बात रहे हैं तो वो है नाटो को इसने हमेशा एक्सपेंड होने से अपोज करा है। नाटो आपको पता है किसका, कोल्ड वॉर में बनाया हुआ यूएसए का ग्रुप है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1949 में ये बना। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री अलायंस है जिसमें किसी एक पर अटैक करना ऐसा माना जाएगा कि सभी कंट्री पे अटैक किया है तो फिर वो मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। ये कोल्ड वॉर जब शुरू हुआ 1945 में से सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के जस्ट बाद में मान लो शुरू हो गया कोल्ड वॉर, तो उस टाइम में ये नाटो बनाया था। तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया ने, सोवियत यूनियन ने क्या बना लिया था, वॉर्सो पैक्ट बना लिया था। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रयास यही करता है कि नाटो को जितना ज्यादा प्रयास करे रोका जाए। अपने मिलिट्री डेटरेंस से रोकने का प्रयास करता है, कुछ कंट्रीज को अपने साथ में मिलाता है, जैसे मैंने बोला ईस्टर्न यूरोप को मिलाने का प्रयास करता है। ये ज्यादा टेंशन इसकी तब लेता है जब इसके आसपास की जो कंट्रीज है ना उनको अगर वो नाटो अपने अंदर मिलाना चाहे, जैसे यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, तो ऐसी कंट्रीज को जब नाटो अपने अंदर मिलाना चाहिए यार, ऐसी कंट्री नाटो की अंदर मिलना चाहिए, उनकी पॉलिसी को जब फॉलो करते हैं तो ये उनको रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जितना मेरे पास नाटो आएगा उतना ही मेरे लिए टेंशन बढ़ेगी, मेरे लिए कल को अगर वॉर होगा तो मेरे को नुकसान होगा। तो ये अपनी उस पर्टिकुलर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं नाटो से। इसलिए अपनी डिप्लोमेटिक चैनल मान लो, यानी कि अच्छे रिलेशन करने का प्रयास मान लो किसी कंट्री के साथ, या कोई दूसरी कंट्री के साथ ग्रुप में मिलने की बात कर लो, या अपनी मिलिट्री थ्रेट से, जिसको बोलते हैं मिलिट्री डेटरेंस का प्रयास करने का प्रयास कर लो। ठीक है, तो इस तरह का प्रयास करने से ये नाटो को रोकने का प्रयास करता है। सिंपल सी बात है ना। तो ये दो पॉइंट तो कितने आसान हो गए। पहला पॉइंट पावर स्टेटस, यानी कि ये वेस्टर्न अगर वर्ल्ड है उसको डोमिनेंस को रोकने का अगर प्रयास कर रहा है तो वो रशिया कर रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है और ये रोकने में सक्षम भी कुछ हद तक होता है। और इसने क्या क्या किया वो मैंने बता दिया। उसके बाद एक नाटो को पोजिशन है, ये दो तो इसका हमेशा मेन पॉइंट रहेगा। तीसरा, जैसे यूएसए ने अपनी पावर को दिखा के कई सारी कंट्रीज के ऊपर अटैक करा, कई सारी कंट्रीज को मिलाया ना, वैसे आप इसमें भी लिख सकते हो, जैसे आगे पॉइंट आएगा अपने चर्चा करेंगे। इसने भी अपनी पावर को दिखाया है कई बार जब इसको लगता है कि वो कंट्रीज की पॉलिसीज के अगेंस्ट में जा रही है या उन कंट्रीज का जो रवैया इनके खिलाफ सही नहीं है तो ये उनके ऊपर अटैक करा है। ये अटैक करने से नहीं चुकता, क्योंकि आपको पता है दुनिया में यार सबसे ज्यादा वेपन इनके पास है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि भाई इसकी मिलिट्री पावर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन अगर कोई कंट्री होल्ड करती है तो वो रशिया करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने।
स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी कि काफ़ी सारे रशिया क्या बनाती है, अलायंस बनाती है। वो अलायंस क्यों बना रही है, वो अलायंस कहीं ना कहीं इसीलिए बना रही है कि भी अपने डोमिनेंस को बरकरार रखा जाए। जैसे चाइना के साथ ये अच्छा रिलेशन बनाने का प्रयास कर रही है, ईरान के साथ कर रही है, कुछ और कंट्री के साथ कर रही है। किस लिए? ताकि वो यूएस के डोमिनेंस को काउंटर कर सके। खास तौर से रशिया और चाइना का जो रिलेशन है वो जो अच्छा इमर्ज हो रहा है ना, वो यूएसए के लिए चिंता का विषय। क्यों? क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही आपको पता है यार अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज मानी जाती है। और चाइना तो आने वाले टाइम में ये कहा जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगी ना। और रशिया के पास खूब सारे न्यूक्लियर वेपन है, चाइना के पास है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, दोनों ने स्पेस के अंदर अच्छे खासे सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में अगर साथ में मिलकर काम करती है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली, मिलिट्री के साथ में, तो ये यूएसए के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज का काम करती है ना। इसके अलावा यूज ऑफ मिलिट्री पावर, ये आ गया पॉइंट कि इसने कहां कहां पे मिलिट्री पावर का यूज करा, अपने कौन कौन सी कंट्री को इसकी मिलिट्री पावर का सामना करना पड़ा, और वो कंट्रीज कौन कौन सी है। भी सबसे पहले 2008 में जॉर्जिया पे इसने अटैक करा था, जब इसको लगा कि भाई इसके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जा रहा है, तो यूक्रेन के ऊपर 2014 से करा, वो लगभग चला ही था। लेकिन वो 2022 में फिर बहुत बड़ा वॉर हुआ, आपको पता ही है। उस टाइम में अपने पढ़ते हैं कि यूएन भी फेल हो गया, इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं पाया। 20% से ज्यादा पार्ट को डायरेक्टली कैप्चर ही कर लिया इस वॉर के अंदर, किसने? रशिया ने, यूक्रेन के। आप चाहे पढ़ोगे कहीं पे तो आपको पढ़ने को मिल सकता है कि अप्रोक्सीमेट 20% या इससे ज्यादा पार्ट को यूक्रेन के रशिया ने कैप्चर कर लिया इस वॉर में ना। इसके अलावा सीरिया का चाहे वॉर हो 2015 का, तो रशिया ने कहीं ना कहीं जब उसको लगता है कि उसका इंटरेस्ट जा रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने इंटरवेन करा है, इसने लड़ाई करी है। इसके अलावा बात करते हैं, इससे पहले भी इसने, जब सोवियत यूनियन था तब भी उसने अटैक करा था अफगानिस्तान वगैरह पे, अगर आपने पढ़ा हो 1979 के टाइम में। हालांकि उस टाइम में जब उन्होंने अटैक करा था उस टाइम में उनकी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी, किसकी? इन रशिया की। क्यों खराब हो गई थी? क्योंकि उन्होंने डिफेंस पे खर्चा ज़्यादा कर दिया था, तो इनके फूड ग्रेन का क्राइसिस आ गया था। लेकिन अगर आपको लिखना हो मिलिट्री इंटरवेंशन कहाँ करा, तो 1979 अफगानिस्तान वाला भी आप लिख सकते हो। कुछ पॉइंट नोट्स में नहीं लिखे होंगे, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जो भी मेरा भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है ना, तो प्रयास करना कि जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँ उनको भी आप कवर करो। आपके एग्जाम में मैं श्योरिटी दिलवाता हूं कि नंबर नहीं कटेंगे, जो मैं बातें बता रहा हूं उतनी लिखोगे तो। बस मेन पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करके चलना है, जो बात आपको याद है ना एग्जैक्ट ईयर, उसको अंडरलाइन करके लिखो, उस बात को लिखो, ठीक है। तो ये जैसे नाटो को सबसे बड़ा ये मतलब काउंटर करने का काम इसका नाटो का है, यूएसए की डोमिनेंस को रोकने का है, वेस्टर्न वर्ल्ड की डोमिनेंस को रोकने का है। तो इनको आप अंडरलाइन करो, अपने एग्जाम में लिखो, इसने किस किस के ऊपर मिलिट्री अटैक करा वो लिखो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं एनर्जी पॉलिटिक्स की। तो आपको पता है रशिया के अंदर नेचुरल रिसोर्स का भंडार है, चाहे रशिया के अंदर मान लो या इसके जो भी अलायंस है इसके साथ कंट्री जो कुछ हद तक मिले हुए हैं, जिनके साथ इसका रिलेशन अच्छा है, वहां पे नेचुरल जो गैस मान लो या ऑयल मान लो, इन सब का भंडार है यहाँ पे। तो इनके बिहाफ पे ये काफ़ी कुछ कंट्रीज़ के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है। सिंपल सी बात है, आज के टाइम में कौन सी कंट्री है जिसको ऑयल की, पेट्रोल, गैस, डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं हो? सभी को रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके बेसिस पे ये काफ़ी ज़्यादा उनको क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो आपस में ट्रेड रिलेशन बनाने का भी प्रयास करता है ना। आगे बात करें अपनी, तो इन्फ्लुएंस इन फॉर्मर सोवियत स्टेट की, फॉर्मर सोवियत स्टेट का क्या इन्फ्लुएंस था, तो इसको मैंने आई होप कंप्लीट पहले आपको पूरा ही बता दिया कि फॉर्मर सोवियत स्टेट यानी कि पहले जो सोवियत यूनियन था उसका क्या इन्फ्लुएंस था। तो ये आप लिख सकते हो, पूरा बता दिया कि भाई ये कोल्ड वॉर जब एरा शुरू हुआ उस टाइम में ये यूएसए यानी कि उसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, उसको अपोज करने के लिए इन्होंने कम्युनिज्म के बेस पे या सोशलिज्म के बेस पे इन्होंने क्या बनाया था, यूएसएसआर बनाया था, जो कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया था उसके बिहाफ पे इन्होंने शुरुआत करी थी। खैर ठीक है, लेकिन जो कोल्ड वार शुरू हुआ वो 1945 के बाद में, तो इन्होंने नाटो को अपोज करने के लिए क्या बनाया, वार्सो पैक्ट बनाया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ टाइज अच्छे करे। तो ये इसने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया। ये टोटल 15 कंट्रीज का ग्रुप था रशिया को मिला के। तो ये बातें हो चुकी है अपनी, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ग्लोबल डिप्लोमेसी और मल्टीटेरियलिज्म में ये क्या काम करता है, ये जो वर्ड आता है मल्टीटेरियलिज्म, अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो प्लीज दिल से क्षमा चाहूंगा, ठीक है। आप समझ जाना इस वर्ड को मैं क्या बताना चाह रहा हूं, लेकिन मतलब मैं इसका बता देता हूं। ये लगभग आप हर एक कंट्री में ये वर्ड भी आप लिख सकते हो। मल्टीटेरियलिज्म का मतलब वो होता है जब एक कंट्री है ना कई सारी कंट्रीज के साथ मिलकर कुछ काम करने का प्रयास करे, ग्रुप में काम करने का प्रयास करे, एसोसिएशन बना के काम करने का प्रयास करे। जैसे इंडिया ने ब्रिक्स बना के काम करा, इंडिया सार्क के साथ काम करा, इंडिया यूएन में भी जुड़ा हुआ है ना। इस तरह से इंडिया कई सारे रीजनल एसोसिएशन हो या इंटरनेशनल एसोसिएशन हो, उनका पार्ट है इंडिया। तो उसको बोलते हैं मल्टीटेरियलिज्म, जिसमें एक साथ कंट्रीज मिलकर काम करती है ताकि आप कोऑपरेशन करो, आप अपने ट्रेड को एक्सपेंड करो, आप अपनी डेवलपमेंट को, इकोनॉमी या डेवलपमेंट यानी कि जो
आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करने का प्रयास करती है ना कहीं ना कहीं। तो ऐसा ही रशिया भी करती है। अब रशिया का कौन सा ब्रिक्स का मेंबर है, रशिया यूएन का मेंबर है, इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रशिया मेंबर है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे पार्ट है जहां पे रशिया मेंबर है, जिनका स्पेसिफिकली क्या प्रयास रहेगा भाई, यही रहेगा प्रयास कि एक तो जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उनको कम करना और अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना, डेवलपमेंट करना। सिंपल सी बात है ना, कोऑपरेशन करके चलना, ठीक है। इसके बाद साइबर एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको हल्का सा आंखों से निकाल लो, ज़्यादा कुछ इसमें लाइन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, फिर भी आप कहोगे तो मैं रीड करके चलो बता ही देता हूँ ना। रशिया हैज़ ऑल्सो इंक्रीजिंगली रिलाइड ऑन द साइबर वॉरफेयर के ऊपर काफ़ी रिलाई करता है, ये इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है टू इन्फ्लुएंस करने के लिए, फॉरेन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इट्स नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए, और जो वीकन एडवर्सरीज है उनको दूर करने के लिए, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ। तो यानी कि साइबर और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर पर भी ये पूरा डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है यार, साइबर स्पेस के अंदर काफी सारे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिनके बारे में ये पता लगाने का प्रयास करता है कि भी कहीं भी कोई भी इसकी वीकनेस है उसको दूर किया जा सके, है ना, इन्फॉर्मेशन जनरेट करी जा सके अपनी एनिमीज के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, ऐसा कुछ प्रयास करता है। तो ये तो आसान सी बात है। तो ये है कुछ एक रशिया के अपनों ने पॉइंट्स के थ्रू अपनों ने देखा कि रशिया की फॉरेन पॉलिसी के क्या पॉइंट है। इसमें अगर आप एडिशनल जोड़ना चाहते हो तो आप डाल सकते हो कि इंडिया के साथ रशिया का कैसा रिलेशन है। अगर आपको लगे कि भैया आपका आंसर थोड़ा छोटा लग रहा है, आपको डालना है इंडिया रशिया रिलेशन, तो आप वो पॉइंट डाल सकते हो। और इंडिया रशिया रिलेशन कैसा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब सोवियत यूनियन था यानी कि कोल्ड वॉर टाइम चल रहा था, तब भी रशिया के साथ रिलेशन हमारा इंडिया का अच्छा था। तब हमने 20 ईयर्स के लिए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी 1971 के अंदर। और उसी टाइम में जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में इंडिया ने हेल्प करी थी, तब हमारी रशिया ने ही हेल्प करी थी, क्योंकि उस टाइम में यूएसए पाकिस्तान के साथ आ गया था, चाइना था ही पाकिस्तान के साथ, तो हमारी हेल्प करी थी। और इसके अलावा बोकारो स्टील प्लांट जो हमने लगाया था, तो वो भी सोवियत यूनियन ने हमारी हेल्प करी। इसके अलावा हम बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल है, वेपन है, उनकी हेल्प कहाँ से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज भी दोनों के बीच में अच्छा होता है, तो अच्छे दोनों के बीच में टाइज है। अगर इंडिया रशिया रिलेशन आपको लिखना चाहो, मान लो आपको एडिशनल पॉइंट डालना है, तो आप डाल सकते हो। और आई होप मैंने आपको प्रयास करा इन पॉइंट्स के थ्रू कुछ हद तक आपको रशिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताने का। फिर भी कोई गलती रही हो, कुछ पॉइंट को मैं समझा नहीं पाया हूं, तो दिल से क्षमा चाहता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।